हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 46 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईवो उस आदमी को पेपर देने के बाद उससे कहता है, मुझे इसको लेकर आप पे भरोसा है। अगर आप मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही रहूँगा जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। इसके बाद जो ईवो है वो उस आदमी का बिजनेस कार्ड ले लेता है और वो जो मिडिल एजड ऑफिसर होता है वो ईवो की हेल्प करता है कि वो पुलिस स्टेशन से चुपके से चला जाए ताकि उसके बाप के जो गार्ड्स हैं वो ईवो को ना देख ले। वहाँ से जाने के बाद फिर ईवो सोचता है कि उसे बस एक ही चीज़ करना है। सबसे पहले वो जैन को ढूंढेगा और उसे बचाएगा। फिर ईवो अपने आप के साथ कहता है, प्लीज़ गगा मेरे लिए अपने आप को सेफ रखना। जैसे ही ईवो अपने मेंशन पहुंच जाता है, गाड़ी से उतरने के बाद ईवो केयरफुली दरवाजे की तरफ चला जाता है। ये वो दरवाज़ा है जो कि एक हिडन दरवाज़ा है जिसका इस्तेमाल ईवो अपने बचपन में किया करता था। उस दरवाजे के पास कोई भी गार्ड्स हिफाजत के लिए नहीं होता है। फिर ईवो चुपके से घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद ईवो अपने बाप को ही ढूंढता है, लेकिन तभी अचानक से ईवो रोने की आवाज़ सुनता है। रोने की आवाज़ सुनने के बाद ईवो जो होता है वो पूरी तरह से पीला पड़ जाता है, ये सोचकर कि ये जैन है। जैन का ख्याल आते ही ईवो लिविंग रूम में भागता हुआ चला जाता है। जैसे ही ईवो लिविंग रूम पहुंच जाता है, लिविंग रूम का जो नज़ारा होता है वो देखकर जो ईवो है वो जम सा जाता है। फ्लोर पे एक बॉडी थी जो कि पूरी तरह से खून से सनी हुई थी, जो कि दिखने में पूरी तरह से मरी हुई लग रही थी। पहली नज़र में ही देखकर ईवो ये सोचने लग जाता है कि ये शायद जैन है। ये सोचकर ईवो की जो दिल की धड़कन है वो रुक सी जाती है। फिर ईवो अपने आप से कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये जैन ही हो सकता है। तभी अचानक से उस आदमी के बगल में बैठा हुआ शख्स अजीब सी आवाज़ निकालता है जो कि रोने की और हंसने की एक साथ थी। उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो ईवो है वो रियलाइज़ करता है कि जो मरी हुई बॉडी फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है वो जैन नहीं बल्कि उसके खुद के डैड है, और जो बगल में रो रहा और हंस रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जैन है। जैन जिसने ईवो के डैड के जो बाल हैं उसे टाइटली पकड़ के रखा हुआ है और दूसरे हाथ में चाकू है जो कि ईवो के डैड के गले के ऊपर है। ये देखते ही ईवो जो है वो अपने आप को मूव करता है और चिल्ला कर जैन से कहता है, जैन ऐसा मत करना। ये चिल्लाते हुए ईवो जैन की तरफ भागता हुआ आता है। जैसे ही ईवो जैन के पास पहुंच जाता है, ईवो गैस करता है कि उसके पास टाइम नहीं है। तभी वो छुरे को अपने हाथ से रोक देता है। ये देखकर जो जैन है वो अपना सर उठा कर देखता है। जैन की आंखों में जैसे ही ईवो देखता है, ईवो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ईवो ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डरावने इंसानों को देखा था, लेकिन आज जैन को देखकर ईवो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने ऐसा शख्स ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तभी जैन उस छुरी को फोर्सफुली वापस छीन लेता है, जिससे ईवो का जो हाथ है वो डीपली कट जाता है और ईवो दर्द के मारे चिल्लाता है। उसी वक्त ईवो जो होता है वो दूसरे हाथ से जैन की जो बाजू है उसे पकड़कर जैन से भीख मांगता हुआ कहता है, गगा प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत हो गया, प्लीज़ अब रुक जाओ। जवाब में जैन ईवो से कहता है, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? मैं, सिर्फ मुझे हक है डिसाइड करना। मैंने पहले भी इसे वार्न किया था ना, लेकिन ये फिर भी मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं अपने घुटनों पे आ जाऊं, और देखो मेरी बात सुनने का क्या नतीजा निकला। जैन ये अपने दांतों को दबा कर कहता है और उसके बाद फिर वो ईवो को पुश बैक करता है, लेकिन ईवो जो होता है वो जैसे तैसे अपने आप को मैनेज करता है और उस चाकू को जैन से दूर कर देता है। उसके बाद ईवो जैन का कॉलर पकड़ता है। जैन को देखते ही ईवो समझ गया था कि जैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसके बाद जो ईवो है वो जैन को उस लिविंग रूम से बाहर लेकर चला जाता है। जैसे ही ईवो जैन को वहाँ से लेकर चला जा रहा था, जो जैन है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है कि वो अपने आप को वहाँ पर रोक सके, लेकिन जो ईवो है वो एक भी बात नहीं मानता है। ये देखकर जो ईवो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कहीं जैन अपने आप को खो न दे। उसके बाद ईवो जो है वो जैन का चेहरा कप करता है और चिल्ला कर जैन से कहता है, होश में आओ जैन, तुम ऐसे नहीं हो, मेरा गगा ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, उसे जीतने मत दो, उसकी तरह राक्षस मत बनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जवाब में जैन ईवो से कहता है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी जान लेनी है।
जैन ही धीरे धीरे कहता है। ईबो के पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं होता है तो ईबो अपना हाथ उठाकर जैन को एक ज़ोर का तमाचा उसके चेहरे पे मारता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़ोर का। थप्पड़ लगते ही जैन जो होता है वो शेकिंग करता है और ईबो की बाहों में आकर गिर जाता है। ईबो जो है वो टाइटली जैन को गले लगाता है। तब भी जो जैन है वो ईबो से कहता है, मुझे मत रोको, प्लीज़ मुझे मत रोको ईबो। जैन के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद ईबो रोना शुरू कर देता है और अपना जो चेहरा है उसे जैन की नेक में हाइड करता है। रोते हुए फिर ईबो जैन से कहता है, तुमने ये क्या कर दिया बेवकूफ़ लड़के, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम अपने हाथों को गंदे खून से गंदा मत करो, तुम काफ़ी अच्छे हो गगा। ये कहते हुए ईबो मूव बैक हो जाता है और फिर जैन के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। फिर वो जैन से कहता है, देखो तुमने अपने हाथों को, खूबसूरत से हाथों को कितना गंदा कर दिया। ये बात सुनने के बाद जो जैन है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसकर मजाक अंदाज में जैन ईबो से कहता है, अच्छा मैं? अपनी आंखें खोलो ईबो, सिर्फ तुम हो जिसे मैं अच्छा नज़र आता हूँ। रियलिटी में देखा जाए तो मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई अब नहीं बची है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, मुझे बस उसकी जान लेनी है। ये बात कहते ही जैन उठ जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी जो ईबो है वो जैन के कंधों को पकड़कर उसे रफली शेकिंग करता है। जैन को शेकिंग करते हुए फिर ईबो जैन से कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें एक खूनी नहीं बनने दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी इस गुनाह के साथ जियो जैन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवाब में जैन उसे कहता है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले ऐसा कुछ किया नहीं है। ईबो जवाब में जैन से कहता है, नहीं, वो अलग था, तुमने उसे मरते हुए नहीं देखा और तुम श्योर भी नहीं हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा जैन। डेड बॉडी की जिस्म की ठंडक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम चाहो कहीं पर भी चले जाओ, हमेशा साथ में ही रहेगा। कभी कभी तो मैं चाय की, रोने की, भीख मांगने की आवाज़ भी सुनता हूँ, आज भी वो मेरे सपनों में आता है, आज भी मैं डरता हूँ और मैं तुम्हें ये सब कुछ एक्सपीरियंस कैसे करने दे सकता हूँ। प्लीज़ गगा, ये सब कुछ छोड़ दो, इसे मैं ख़त्म करूँगा, मैं अपने हाथों से इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन अपने दर्द भरी आवाज़ में ईबो से कहता है, कहाँ जाऊँ? जैन की बात सुनने के बाद जो ईबो है उसका दिल टूट जाता है। फिर दोबारा जैन ईबो से कहता है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं, कौन बचा है मेरा? जवाब में ईबो जैन से कहता है, तुम कर सकते हो, अभी भी मौका है, कोई शख्स ऐसा है जो तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो उसका, प्लीज़। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तो जवाब में ईबो जैन से कहता है, मेरे साथ चलो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जैन मना कर देता है लेकिन जो ईबो होता है वो टोटली जैन को इग्नोर कर देता है। फिर वो जैन को ज़बरदस्ती पीछे के दरवाजे के पास लेकर चला जाता है। दरवाजे के पास जैसे ही जैन और ईबो रुक जाते हैं, फिर जो ईबो होता है वो अपने मन में ही जैन की तरफ देखकर सोचता है, कैसे मैं इस दिन को अपनी ज़िंदगी में आने से रोकता, इस दिन को जिस दिन मेरी ज़िंदगी की रोशनी मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। फिर झिझक कर ईबो जैन से फाइनल गुड बाय कहता है। ईबो जैन से कहता है, भागो यहाँ से और पीछे मुड़कर देखना भी मत, और हमेशा इस दिन को अपनी ज़िंदगी का एक बुरा सपना समझना। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया जैन, और तुम यहाँ शुरुआत से ही नहीं आए थे। मेरी बात सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने क्या प्लान किया है वांग ईबो? तो जवाब में ईबो जैन से कहता है, बस इस सब को अब मैं ख़त्म करने वाला हूँ। जो तुमने शुरू किया है ना, इसको मैं ख़त्म करूँगा और इसके बाद हम दोनों ना हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे गगा। ईबो की बात सुनने के बाद जो जैन है वो अपना सर झुका लेता है और ईबो अपने होंठों पे दर्द भरी स्माइल लाता है। फिर ईबो अपने मन में ही कहता है, मेरा मतलब नहीं था कि एक साथ, मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी अब मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे। फिर जैन ईबो से कहता है, ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में भी आ गया जब मुझे प्यार और इमोशन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तुम सही थे,
खुशियाँ खुशियाँ बस कुछ टाइम के लिए ही होती है और आखिर में हमें बस दर्द मिलता है। ये कहने के बाद जैन अपने कदमों को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ लेकर चला जाता है। ये देखकर फिर ईबो सोचता है, मैं इसे इस तरह जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर ईबो जैन से कहता है, क्या तुम मुझे आखिरी बार बाय भी नहीं कहोगे हमारे प्यार के लिए जो एक वक्त पर था। जैन ने ऑलरेडी दरवाजे का एक हैंडल अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था। उस वक्त जैन दरवाज़ा खोलने ही वाला था जब वो ईबो की बात सुनता है। ईबो की बात सुनने के बाद जैन उसी वक्त रुक जाता है। तभी जो ईबो है वो अपने एक हाथ से जैन की वेस्ट पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ को जैन के अराउंड लेकर उसके चेस्ट के ऊपर रखकर उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिससे जैन की जो बॉडी होती है वो शिवर करती है। तभी ईबो जैन से कहता है, तुम्हें मैंने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी होंठों की मुस्कान लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे इसे जलन होती है क्योंकि ये मेरी नहीं थी। बस मैं आखिर में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी जो दुआ है उसे कभी भी पूरा होने मत देना। अपनी मुस्कान को अपने आप से अलग मत करना। ये पूरी दुनिया चमकती है जब तुम मुस्कुराते हो। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपने आप को तकलीफ़ मत देना ईबो, और हिम्मत भी मत करना इस दुनिया को छोड़ने की, क्योंकि यही एक चीज़ है जिस पर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए जैन धीरे धीरे ईबो की उंगलियों को टच करता है और ईबो जो है वो महसूस करता है कि जैन के आंसू ईबो के हाथ के ऊपर गिर रहे हैं। तभी जो जैन है वो ईबो से कहता है, मेरा प्यार, इसे अपने पास रखना। ये काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप है। ईबो जैन के चेस्ट को केयर कर रहा था और जैन के बालों को किस कर रहा था। फिर जैन दोबारा कहता है, इसे अपने पास यहाँ अपने दिल में रखना। ये कहने के बाद जैन ईबो से अलग हो जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है। जैन जाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखता है, लेकिन जो ईबो होता है वो जैन को देख रहा होता है तब तक जब तक जैन उसकी निगाहों से दूर नहीं चला जाता। जैसे ही जैन फाइनली वहाँ से चला जाता है, ईबो अपने कंधों को गले लगाता है ताकि वो जैन की गर्माहट को महसूस करे। फिर ईबो अपने आप से कहता है, हाँ गग्गा, मैं ज़िंदा रहूँगा तुम्हारे लिए, अपने लिए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम दोनों एक ही हवा में सांसें ले रहे हैं, जिससे मुझे हमेशा ये रियलाइज़ होगा कि हम दोनों एक ही दुनिया में रह रहे हैं। इतना मेरे लिए काफ़ी है। जैन के जाने के बाद ईबो सबसे पहला काम करता है कि वो भागते हुए बेसमेंट में चला जाता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। लास्ट कुछ दिनों की सभी रिकॉर्डिंग्स को वो डिलीट कर देता है ताकि किसी को भी जैन के ऊपर शक न हो जाए। उसके बाद वो वापस लिविंग रूम में पहुंच जाता है। लिविंग रूम के अंदर जाने के बाद वो कोशिश करता है कि वो अपने डैड की तरफ ना देखे, कहीं वो दोबारा ईबो को कर्जिंग करना शुरू ना कर दे। उसके बाद जो ईबो होता है वो जैन के सभी फिंगरप्रिंट्स को साफ़ करने की कोशिश करता है जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि जैन ने छुआ होगा। फिर वो फाइनली उस चाकू को साफ़ कर देता है। फिर उसके बाद वो अपनी फिंगरप्रिंट्स को उस चाकू के ऊपर डाल देता है। फिर वो काफ़ी कोशिश करने के बाद अपने डैड के करीब चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी डैड की तरफ देखता है तो वो महसूस करता है उसके डैड का जो चेहरा है वो दर्द के मारे शेकिंग कर रहा है, या फिर वो गुस्से में शेकिंग कर रहा है। उसके डैड के जो लिप्स है वो मूव कर रहे थे। ईबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जो डैड है वो क्या कह रहे हैं। फिर ईबो अपने डैड से कहता है, क्या आप मेरी हेल्प चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको बचाऊं? या तो फिर आप दोबारा मुझे कर्ज कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो, हर बार की तरह। ईबो ये धीरे धीरे अपने डैड के कानों में कहता है और ये कहते हुए ईबो की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर ईबो अपने डैड से दोबारा कहता है, क्यों मैं आपका बेटा बन के पैदा हो गया? आप मेरे सामने हो, इस तरह मर रहे हो, तड़प रहे हो, और मुझे तो बुरा भी नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। लीजिए, आप जीत गए और मैं हार गया। आपने मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब तो आप खुश हो ना डैड? आज तो आप फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी कि मैं आपकी तरह बन गया, आपकी तरह कोल्ड ब्लडेड बन गया। मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ। अब तो जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आप मरो ना, आप ऐसे ही तड़पते रहो। मौत तो आपके लिए काफ़ी छोटी सी पनिशमेंट होगी। आप मेरे साथ एग्री तो करते हो ना? ये कहने के बाद ईबो अपनी डैड की जो बॉडी है अपनी शेकी हैंड से ग्रैब कर लेता है। फिर जैसे तैसे घसीटते हुए अपनी डैड की जो बॉडी है उस कैबिनेट तक पहुंचा देता है। उसके बाद फिर वो अपने डैड का हाथ रेज करने के बाद सेफ को अनलॉक कर देता है, जिसके अंदर उसके डैड ने सभी एविडेंस को छुपा के रखा हुआ था।
जैसे ही सेफ खुल जाता है, उसके अंदर जितने भी पैसे थे, जितना भी गोल्ड बार्स थे, ईबो को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस डॉक्यूमेंट्स और टेप ढूंढ रहा था। डॉक्यूमेंट्स और टेप मिलने के बाद ईबो उन सभी को टेबल के ऊपर प्लेस कर देता है। फिर वो उन सभी की पिक्चर्स लेकर पुलिसमैन को सेंड कर देता है। ईबो को उन पर कोई भी भरोसा नहीं था। फिर वो उन्हें एक प्राइवेट अकाउंट पर अपलोड कर देता है। उसके बाद ईबो चेयर के ऊपर बैठकर उनका इंतज़ार करता है। चेयर के ऊपर बैठने के बाद फिर वो दोबारा अपने डैड से बात करना शुरू करता है और फिर अपने डैड से कहता है, आपके दोस्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे आपसे डैड। सारे एविडेंस सब कुछ उन्हें और आपको तबाह कर देंगे। इस दुनिया से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर चला जाएगा। हालांकि छोटे मोटे मॉन्स्टर तो अभी भी है, उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी आपके साथ जेल चले जाएंगे और मैं भी आ रहा हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए। आज हमारी वांग फैमिली फाइनली ख़त्म होने वाली है। जो कुछ भी आपने इतने सालों में कमाया था, पैसा, पावर, वो सभी के सभी अब आपसे अलग होने वाले हैं। ईबो अपनी डैड के साथ बात ही कर रहा था, तभी बाहर से ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनने के बाद ईबो समझ जाता है कि पुलिस आ गई है। तभी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो रूम के अंदर चले आते हैं। उनके हाथों में गन्स भी थी। उनमें से कुछ ऑफिसर्स जाने पहचाने भी थे जिनसे ईबो पुलिस स्टेशन में मिला था। जैसे ही वो मिस्टर वांग की कंडीशन देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर एक ऑफिसर चिल्ला कर कहता है, हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ें लेकर जा रहे हैं जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा। फिर वह सब ऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देकर कहता है कि मिस्टर वांग को हॉस्पिटल लेकर चले जाए और वहाँ पर कुछ गार्ड्स को भी रख देना। उसके बाद फिर वो ईबो की तरफ चला आता है। जैसे ही वो ईबो के पास पहुँच जाता है तो ईबो अपने हाथों को रेस कर देता है और अपने होंठों पे फेंटली स्माइल लाता है। तभी ऑफिसर ईबो से कहता है, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो गया है, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? तो ईबो उन्हें जवाब में कहता है, मेरी मॉम इस वक्त विदेश में ट्रैवल कर रही है। फिर ऑफिसर ईबो से कहता है, यहाँ पर जितने भी पैसे और अकाउंट्स हैं वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले रही है, जो कुछ भी तुम लोगों ने इलीगली कमाया है। फिर ईबो उस ऑफिसर को जवाब में कहता है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था मैंने वो कर दिया है। आपके प्रॉमिस का क्या? ये वही मिडिल एजड ऑफिसर था जिसे ईबो पुलिस स्टेशन में मिला था। ईबो की बात सुनने के बाद फिर वो ऑफिसर हाँ में नॉट करता है। ऑफिसर का जवाब सुनने के बाद ईबो जो है वो रिलीफ में साई करता है और फिर सोचता है कि अब ज़ैन अकेला नहीं होगा। फिर ईबो ऑफिसर से कहता है, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ क्योंकि मैंने अपने डैड को जान से मारने की कोशिश की है। तो ऑफिसर कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ तुमने किया है। ये बात सुनने के बाद जो ईबो है वो अपना सर शुक करता है। फिर वो ऑफिसर से कहता है, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़िंदगी में इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे गुनाह किए हैं, मुझे उनकी फिर भी सज़ा मिलनी ही चाहिए, ताकि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा एक नए साफ पन्ने से। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।